स्वागत भी हो। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ शर्मा आपके साथ, प्रोफेसर संगीत रागी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब बने हुए हमारे साथ। मैंने कहा आपसे 3 खबरें डिस्कस करूंगा। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी काशी जा रहे हैं आज चुनाव जीतने के बाद लगातार तीसरी बार, और मोहन भागवत जी और योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात हुई, मीटिंग हुई या नहीं हुई। पहली बात कर लेते हैं स्पीकर डिप्टी स्पीकर की। देखिए, मंत्री बन गए, मंत्रियों को पहले ही था कि कौन मंत्री बनेगा, मंत्री बन गए, क्या विभाग मिलेगा, विभाग मिल गए। अब रह गया मसला कौन होगा लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर कौन बनेगा। ओम बिरला जी फिलहाल स्पीकर हैं। ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी स्पीकर को दूसरा टर्न दिया गया हो। हुआ एक बार बलराम जाखड़ साहब, आप सबने मुझे याद रहते हैं, बलराम जाखड़ के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन उनके बाद भी ऐसा हुआ कि लोग 2 बार स्पीकर बने लेकिन पूरा टर्न, 2 पूरे टर्न किसी को नहीं मिले। पीके संगमा को पूरा टर्न नहीं। तो अब क्या ये तय है कि ओम बिरला ही अध्यक्ष बने रहेंगे और उनको सेकेंड टर्म मिलेगा, या किसी ऐसे नाम की चर्चा हो रही है जो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया या जिस पर चर्चा भी नहीं हो रही और बाद में हमको अचानक से ये पता चले कि ये स्पीकर होने जा रहे हैं। और क्या इस सहयोगियों का दावा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। वैसे तो इस बात को जेडीयू के जो लोग हैं वो इस बात को खुलकर कह चुके हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनी का जो भी होगा स्पीकर पद के लिए, हम उसका समर्थन करेंगे। टीडीपी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी एनडीए तय करेगा हम उसके साथ होंगे। अब आज एक बैठक हो रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर, जिसमें किरण रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो बने हैं वो होंगे, जेपी नड्डा जो फिलहाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी होंगे, चिराग पासवान होंगे अपनी पार्टी के, वो हेड हैं, लल्लन सिंह होंगे जेडीयू से, और राम मोहन नायडू होंगे टीडीपी की तरफ से। सारे सहयोगियों की ये बैठक बुलाई गई है। अब हमको बताएंगे समीर जी, क्या चर्चा चल रही है सर स्पीकर को लेकर के। देखिए, मुझे लग रहा है कि इस बार डिप्टी स्पीकर पद देगी भारतीय जनता पार्टी। किसको? और वो टीडीपी को देने की संभावना चल रही है कि टीडीपी को डिप्टी स्पीकर पद दे दिया जाएगा। स्पीकर बीजेपी का? स्पीकर बीजेपी का रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सब मतलब ये विपक्ष को भी पता है और ये सहयोगी दलों को भी पता है कि विपक्ष स्पीकर। एक चीज मैं जोड़ दूं मतलब अभी आपकी बात पे, ऐसा देश में कभी नहीं हुआ कि स्पीकर के पद के लिए चुनाव हुआ हो। लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं, लोकसभा अध्यक्ष के लिए हमारे देश में कभी चुनाव नहीं हुआ। यह अच्छी बात है कि हमेशा सर्वसम्मति से स्पीकर को स्वीकार कर लिया गया है। और जो डिप्टी स्पीकर होता है, परंपरा यह है, नियम नहीं, परंपरा यह है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होता है। स्पीकर सत्ता पक्ष का, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का। 2014 में जो सुमित्रा महाजन स्पीकर बनी थी, डिप्टी स्पीकर विपक्ष को दिया गया था। 2019 के बाद डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया। विपक्ष मांग करता रहा कि बनाइए, लेकिन नहीं बनाया गया था। अब बोलिए अपनी बात को। विपक्ष ये कह रहा है कि अगर आपने हमसे बिना पूछे, हमारे मतलब सर्वसम्मति के बिना अगर आपने स्पीकर का नाम दे दिया तो इस बार हम इलेक्शन करवाएंगे उस पोस्ट। विपक्ष ये देखिए, चुनाव इसलिए नहीं हुआ कि ये एक परंपरा रही है कि सत्ता पक्ष का स्पीकर रहता है तो विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दे दिया जाता था अंडरस्टैंडिंग में, तो चुनाव की नौबत कभी आती नहीं थी। अब विपक्ष ये मांग कर रहा है, जब विपक्ष स्ट्रेंथ लोकसभा के अंदर बहुत मजबूत हो गई है, तो उनका कहना है कि भाई अब हमें डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी का इसके लिए तैयार होगी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने एआईएडीएमके के थम्बुदुरई को डिप्टी स्पीकर बना दिया था। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी स्पीकर पद किसी को भी नहीं दिया, न अपने किसी सहयोगी दल को दिया, न विपक्ष को दिया। अब विपक्ष यह कह रहा है कि अगर आपका स्पीकर बनता है तो हमें डिप्टी स्पीकर दीजिए, अगर आप नहीं देंगे तो हम चुनाव लड़वाएंगे, वहां पर स्पीकर कैंडिडेट खड़ा करेंगे आपके कैंडिडेट के खिलाफ। तो मुझे लग रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी से बचने की कोशिश करेगी, हालांकि चुनाव होंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी अपना स्पीकर जिता लेगी, लेकिन इस अप्रिय स्थिति से अगर बचना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे सकती है। लेकिन क्या देगी, खबर ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी डिप्टी स्पीकर का पद भी विपक्ष को देने को तैयार नहीं है। वहां पर टीडीपी को डिप्टी स्पीकर का पद देने की बात चल रही है। स्पीकर पोस्ट के लिए इलेक्शन होगा, भारतीय जनता पार्टी फिर लड़ेगी अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना होगा। और ये अभी हो जाएगा। अभी जो सत्र चल रहा है उसमें प्रोटेम स्पीकर होते हैं। प्रोटेम स्पीकर जो सबसे सीनियर सांसद होते हैं वो इस बार शायद कांग्रेस पार्टी के हैं कोई, या किसी और पार्टी के, विपक्ष के हैं, वो प्रोटेम स्पीकर बनेंगे। वो सारे सांसदों को शपथ दिलाएंगे। उसके बाद स्पीकर का चयन होगा 26 जून को। और उसी दिन अगर इलेक्शन होता है तो एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि मोदी सरकार को बहुमत साबित करने का पहला अवसर हो जाएगा वो पार्लियामेंट के अंदर। नहीं, मुझे लगता है उसमें कोई मुश्किल आने वाली भी नहीं है। अगर मुश्किल दिख रही होगी या दिख रही होती तो जाहिर है उसकी रणनीति अलग होती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत मुश्किल आने वाली है। और विपक्ष को भी अगर वो पहली बार परंपरा तोड़कर चुनाव की तरफ जाएंगे तो ये भी तो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कई बड़े मैसेज भी होते हैं, ये भी रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज होगा। मुझे नहीं लगता कि स्पीकर में कोई ये भी तो परंपरा है ना कि नहीं, ऐसा कोई वादा नहीं होता। वादा नहीं, मैंने कहा परंपरा कई चीजें हैं, परंपरा में तो कई चीजें हैं। 10% से कम पे नहीं होता था, फिर भी उनको विपक्ष के नेता का अधिकार दे रखा था सरकार ने।
इस सरकार ने, अगर आप कहें कि मर्यादा, लोकतांत्रिक परंपरा, तो प्रणब मुखर्जी तो कांग्रेसी थे, उनको क्यों भारत रत्न दे दिया? क्यों उनको क्या नाम है, जो कांग्रेस के लोग या दूसरे लोग, या मैंने कहा कि अगर विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव ही करा लेता है तो हो जाए, क्या दिक्कत है? नहीं, वो होगा तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनको भी नंबर मैनेज करने में मुझे नहीं लगता कोई बहुत मुश्किल आने वाली है। अभी के जो नंबर्स हैं उसमें नंबर वो मैनेज कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन यह है कि आज तक हुआ नहीं, होना चाहिए भी नहीं। मुझे लगता है नहीं होगा। मुझे लगता है विपक्ष भी बात भले करेगा, लेकिन अंत में होगा कि संसदीय कार्य मंत्री और विपक्ष के नेता, सभी जो सर्वदलीय बैठक होती है उसमें तय होगा, और मुझे नहीं लगता कि चुनाव होगा। क्योंकि स्पीकर को माना जाता है निष्पक्ष। स्पीकर की पोस्ट जो होती है उस पर वो एक बार जब स्पीकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो फिर वो किसी दल के नहीं रह जाते हैं, तो इसलिए ये समन्वय के साथ ही काम होता है, बेहतर है। हंस रहे प्रोफेसर साहब? मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मुझे खुद मालूम है, मैंने जो बोला वो सच नहीं है। मैंने ऐसा कभी होता नहीं कि वो दल के ना रहे, दल के तो वो रहते हैं, लेकिन उनसे अपेक्षा होती है कि वो न्यूट्रल रहे। मैंने यही कहा, कल भी एक बड़ा आप लोगों ने हमारी बहुत पिटाई की थी जब देवेश चंद्र ठाकुर पर हमने बोला था कि आदर्श स्थिति तो यही है जो आप लोग कह रहे हैं, लेकिन उनकी पीड़ा को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है कि एक व्यक्ति कंस्टिट्यूएंसी में इतना काम करता है लेकिन वोट लोग किसी अन्य। इतनी बड़ी खबर छपी अखबारों में, आज आपने देखा होगा। नहीं, अच्छा हुआ है, ये इस पर राष्ट्रीय विमर्श होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं, जहां तक स्पीकर का मामला है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी एक प्रकार से एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर के बयान दे रही है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार चुनाव लोकसभा के स्पीकर के लिए होगा। अच्छा, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी इस जिद पर अड़ी हुई है कि यदि आप हमको डिप्टी स्पीकर नहीं देते हैं तो वी विल फोर्स टू गो फॉर द कंटेस्ट ऑन द पोजीशन ऑफ द लोकसभा स्पीकर। अब स्थिति यह है, भारतीय जनता पार्टी कि जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो मान करके चलते हैं कि लोकसभा के स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट अब हो गया है। ऐसी स्थिति में पहले भी होता था और आज के दिन में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कंडक्ट करना आउट ऑफ बिजनेस के लिए होता है, सरकार के साथ उसका तादाद में बहुत जरूरी होता है, इसलिए स्पीकर तो चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात, वो चाहते हैं कि डिप्टी स्पीकर का पोजीशन, बहुत बार होता है कि स्पीकर यदि नहीं रहता है तो डिप्टी स्पीकर की भूमिका भी हाउस को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसा देखा गया है कि यदि विपक्ष से भी यदि डिप्टी स्पीकर हो तो वो सरकार के साथ मिलकर के ही चलाते हैं, ऐसा देखा गया है, मैंने विपक्ष से भी हो। लेकिन जिस प्रकार का राजनीतिक वातावरण बना है कि विपक्ष प्रधानमंत्री को एक धन्यवाद भी नहीं दे रहा है, बधाई संदेश नहीं भेज रहा है, मैं अलग दृष्टि से बोल रहा हूं, ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इस भारत के संसदीय परंपरा में हुआ कि कोई जीत गया हो और जीतने के बाद विपक्ष ने कम से कम ओथ सेरेमनी का बहिष्कार किया हो। ऐसा नहीं हुआ है। जब 2004 में भी कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही थी, मनमोहन सिंह सरकार बना रहे थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी भी थे वहां पर, लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, सारे एनडीए के घटक दल के लोग। इस बार नहीं गए, ममता जी नहीं गई, राहुल गांधी नहीं गए, सबने। आप जाना तो और दूर की बात है, कोई बधाई संदेश तक आप प्रधानमंत्री, ममता जी लाइट ऑफ करके बैठी रहे। नहीं, आप ये क्या बताता है? ये आप जनतंत्र के प्रति, भारतीय लोकतंत्र के प्रति, आप कह रहे हैं इस बार स्पीकर पोस्ट के लिए इलेक्शन होता दिख रहा है। मुझे ऐसा, दिस इज द इंट्यूटिव विजडम। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार विपक्ष का डेप्यूटी का जो स्पीकर का पद है वो विपक्ष को देना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे इस पर क्या क्या बनती है बात। हमने सारे समीकरण आपके सामने डिस्कस कर लिए। कोई नाम अगर आप बताना चाहते हैं, सुन रहे हो चर्चा में स्पीकर के लिए, तो बता दीजिए, या नहीं है? कोई बहुत ऐसा नाम चर्चा में। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अब मैं दूसरी खबर व्यूअर्स आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी आज बनारस जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, और वहां से चुनाव जीतने के बाद लगातार तीसरी बार वहां पर वो जनता का धन्यवाद करेंगे। वहां उनके कुछ कार्यक्रम भी लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी बनारस से, वाराणसी से तीसरी बार चुनाव जीते हैं। पहले उन्होंने कहा था मैं आया नहीं हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। इस बार उन्होंने कहा कि मैं गोद ले लिया, मुझे मां गंगा ने गोद ले लिया है। तो अब मैंने आपको वो कांग्रेस के प्रवक्ता का तंज तो मैंने आपको बता ही दिया था कि राहुल गांधी तो उत्तर भारत में रायबरेली से और दक्षिण भारत में वायनाड से, दोनों से जीत के आ गए। क्या प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए तंज में कहा कि प्रधानमंत्री में है ये क्षमता या साहस है कि वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों से चुनाव जीत करके दिखा दें? देखिए, आप बार बार ये कह रहे थे, फिर भी मैं सोचा तो नहीं बोलूंगा। किसी हिंदू बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्यों नहीं चले गए थे राहुल गांधी? ये सवाल फिर पूछा जाएगा ना। आखिर आप वायनाड ही क्यों गए थे? आप मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही क्यों जाना चाहते हैं? पीएफआई डोमिनेटेड आप अपना झंडा तक नहीं लगाते हैं?
आप कांग्रेस का झंडा तक लगाने में बचते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग का लगाना पड़ेगा। मुस्लिम लीग कहती है और आपके नेता राम मंदिर तक नहीं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो 4-4 राज्यों की सरकार गंवाने के बाद भी राम मंदिर आंदोलन में लगी रहती है। नरेंद्र मोदी तो जाकर चाहे रामेश्वरम हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे अलग अलग जो मंदिर हैं, दक्षिण के जितने मंदिर हैं, उन सब में जाते हैं। नहीं वोट मिला, नहीं मिला, वो देश को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो नहीं कहे जब गुजरात से लौटे कि गुजरात के लोग तो थोड़ा कम अच्छे होते हैं, उत्तर प्रदेश वाले बड़े अच्छे होते हैं। वो तो नहीं कहा उन्होंने तो ऐसा देश को एक दूसरे से बांटा नहीं। उन्होंने कभी नहीं कहा गुजराती बड़े अच्छे होते। वो तो गुजराती में ही बोलते थे, मेरे 6 करोड़ गुजराती भाई बहनों। नहीं कहा उन्होंने। जब राज्य के नेता थे वो तो राज्य की चिंता करते थे, जब देश के नेता हो गए देश की चिंता करते। राहुल गांधी तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर भागे। एक सेकंड और उन्होंने मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी चुनी। मैं डेविल्स एडवोकेट का काम करता हूं। अब मैं कांग्रेस पार्टी की यहाँ क्योंकि है नहीं बात करने वाला, तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। आपने कहा नहीं, अच्छा, इससे कम से कम ये है कि आप कोई अपशब्द नहीं बोलेंगे। नहीं बोलोगे। आपने कहा कि क्यों राहुल गांधी ने मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी ही चुनी, हिंदू बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों नहीं गए? यही पलटकर पूछ लिया जाए कि नरेंद्र मोदी जो है वो काफी से एक सेकंड मैं सिर्फ 1 सेकंड सवाल तो पूरा हो जाए। एक छोटा लाइन जोड़ दें। वो सिर्फ मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं जोड़ रहे हैं, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को ढूंढा है जहां पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का डोमिनेंस है। वहां पर हिंदुओं की इलेक्टोरल क्षमता नहीं है ऐसी कि आप अपने दम पर किसी को जिता सकें। ठीक, तो मोदी जी जो हैं वो किसी मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी से या वायनाड जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां सर मुसलमान और ईसाई 50% से ज्यादा हैं, वहां से चुनाव लड़ लेते। देखिए, इसका जवाब बड़ा सीधा सा है। नरेंद्र मोदी कोई उस तरह की फ्रॉड सेकुलर वाली राजनीति क्लेम नहीं करते। नरेंद्र मोदी जिस पार्टी से आते हैं उसको यही सारे लोग हिंदू पार्टी कह के, और इस देश के मुसलमानों ने स्वतंत्रता के बाद से ही देश बट गया, कांग्रेस के नेतृत्व में बटा, मुसलमानों के लिए देश हो गया, फिर भी वो रहे और उसके बाद भी वो भाजपा विरोधी रहे। ठीक है, मैं तो आपके आर्गुमेंट पर मैं उसी आर्गुमेंट पर दिया। तो ये और रायबरेली हिंदू बहुल सीट नहीं है क्या? रायबरेली जीते तो हिंदू बहुल सीट नहीं है। ये ओनस जाता है राहुल गांधी पर, नरेंद्र मोदी पर नहीं जाता है। और अगर आप कह रहे हैं मुस्लिम डोमिनेट, क्या गुजरात में मुसलमान नहीं है क्या? 26 की 26 सीटें जीत। सर मैं फिर कह रहा हूं, मैंने आपका आर्गुमेंट उठा करके पलट के पूछा क्यों? मैं उसी आर्गुमेंट पे कह रहा हूं। आप अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश आए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था। आप उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य को छोड़कर भाग गए। जब आज आपको लग रहा है कि फिर थोड़ी सीटें आ गई तो वहां ठहर गए। मोदी इतने तो नहीं किया, नरेंद्र मोदी की तो इतनी सीटें नहीं थी। और आज ये लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के इतिहास में कभी 37 सीटें उसको नहीं मिली थी। मुलायम सिंह यादव से लेकर अभी तक बताइए कब वो 37 सीटें पा गई? 36 सीटें थी इसके पहले, मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है। और इतनी जबरदस्त सफलता, कहें कि यहां जहां पीक कर चुकी है। तो आप अगर आंकड़ों से आप अगर गलत तरीके का भ्रम बनाकर चीजें कर रहे हैं तो वो कैसे होगा? और फिर मैं कह रहा हूं, वायनाड से प्रियंका जाएं, मैं तो पहले दिन से इसका स्वागत कर रहा हूं। ये वाइज डिसीजन है। हर पार्टी अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से करती है। कोई ऐसी जगह थोड़ी नहीं जाना चाहेगा जहां हार जाए। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं ना कि वो तो सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं। मोदी को कहते हैं कि ये तो सेकुलर है नहीं, ये तो हिंदुओं के नेता हैं। अब इस सवाल के बाद जब वो वायनाड जाते हैं तब ये बड़ा खड़ा होता है सवाल। अच्छा, चले, कि आप उसमें बिलीव करते हैं या सिर्फ और सिर्फ आप राजनीतिक प्रतीक के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये बात इसलिए हुई क्योंकि आपने वो बात तर्क दिया था, इसलिए हमने कहा कि प्रधानमंत्री भी लड़ाएं। फिर ठीक, अच्छा ठीक। अब दूसरी बात, बनारस वो जा रहे हैं, 3 लगातार बार जीते हैं, 1.5 लाख का मार्जिन, बहुत अच्छा मार्जिन होता है जिससे प्रधानमंत्री इस बार जीते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का मार्जिन इससे बहुत ज्यादा था पिछली बार, 3.5 लाख रुपए, 4,79,000 लगभग 5 लाख, लगभग 4.5 लाख का। अब वो रह गया 1.5 लाख। तो इस बार मोदी जी जाएंगे तो बनारस में तो मुझे लगता है उनको खुद थोड़े कान वान ऐंठने चाहिए, वे देखना चाहिए क्या हुआ। मुझे कान ऐंठने, लेकिन एक बात तो मैं कह देना चाहता हूँ, बहुत साफ कह देना चाहता हूँ। यदि नरेंद्र मोदी वायनाड से या ऐसी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ेंगे तो वो वोट जिहाद से हारेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे तो कम से कम गलतफहमी नहीं है। यदि किसी भी मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसी से नरेंद्र मोदी ने ऐसा करने का साहस किया तो मुसलमान हराएंगे उनको। बहुत साफ, मैं इस मामला के नतीजों के बाद अभी ये जरूरत है करने की। मैंने इसीलिए कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी को, मैं आपके कहानी कुर्सी में भी बहुत बार बोलता था और कई लोगों को कष्ट भी होता था इस चीज को लेकर के कि ये जो गलतफहमी है भारतीय जनता पार्टी को अपने दिमाग से निकाल ले कि 8% ये सब कहां से आता है। ये जो थिंक टैंक है ना, इनको समझा देते हैं कि देखिए मुसलमान ने 8% यहाँ वोट दिया, यहाँ 12% वोट दिया, यहाँ 16% वोट दिया।
ये इनको गलतफहमी दिमाग से कोई वोट निकाल नहीं लेते मिलता हैं। मुसलमानों का। कोई मुसलमानों का वोट नहीं देगा। मेरे पास तो इतना डेटा अभी आया हुआ है कि मैं उस पर अभी काम ही कर रहा हूं, जहां पर पूरे 1,000 में 1 वोट, 2 वोट, 6 वोट, 4 वोट, ऐसे पूरे महाराष्ट्र का, एक अमरावती का ही आया है। कोई तो है मुसलमान जो वोट कर रहा है बीजेपी को। मैं ठीक है, अच्छी बात है, अपवाद हर जगह, अपवाद को नियम के रूप में नहीं परोसते। दूसरी बात, बनारस पे आते हैं। बनारस में निश्चित तौर पर जब इस बार प्रधानमंत्री आएंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि उनका झुका हुआ कंधा होगा। वो प्रधानमंत्री, मैं नहीं जानता हूं कि किस इस गम से उभरे हैं या नहीं उभरे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि गम किस बात का? गम इस बात का कि मैंने क्या ऐसा अपराध किया बनारस के लिए। बनारस को हमने पूरी दुनिया में, ठीक है, बनारस पहले पूरी दुनिया में हमने प्रतिष्ठित कर दिया। बनारस के बिजनेस को हमने पूरी दुनिया में, कारीगरें वहां पर 40-40 हजार कारीगर जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने शिल्प उद्योग से संबंधित प्रोडक्ट्स को लेकर के। ऐसी स्थिति में क्या ऐसा अपराध हुआ कि जिसके कारण हिंदू समाज जो है वो वहां पर वोट देने के लिए नहीं कुछ तो हुआ होगा। मैं फिर वही कह रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी को अंदर अंदर जरूर खाता होगा, या भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन करने के लिए बिल्कुल मजबूर करता होगा कि ऐसी क्या हो गई कि बनारस जैसे जगह में, हम तो अयोध्या हारने के लिए भी हम तैयार हैं, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, अयोध्या के लिए सामाजिक समीकरण एक बड़े डिफरेंट प्रकार का था, लेकिन काशी जहां नरेंद्र मोदी खुद लड़ रहे हो, लल्लू सिंह का हम मान लेते हैं कि कैंडिडेचर बहुत खराब था, प्रधानमंत्री का कैंडिडेचर तो नहीं खराब था। राजनाथ सिंह तो बड़े लिबरल फेस माने जाते थे और माना जाता था कि सिया उनके लिए कम से कम वोट करते हैं। याद दिला दिया आपने। राहुल गांधी ने अपने उसमें जो मैंने बताया ना, उसमें उन्होंने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो ये हो जाता। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अयोध्या बोला, अयोध्या बीजेपी का हारना इस बात का सबूत है कि अब देश में नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। देखिए, मैं पहली बात तो कि जो बात है राम के बारे में बात करना, कृष्ण जन्मभूमि का उद्धार करना, मथुरा का मंदिर उद्धार करना, मैं इसे नफरत की नहीं राजनीति मानता। मैं मानता हूं कि सनातन का पुनर्जागरण है, इसलिए ये उनका नैरेटिव है, ये विदेशियों का नैरेटिव है, उस नैरेटिव से मुझे नहीं चलना है, कम से कम मैं उससे सहमत नहीं हूं। दूसरी बात, अयोध्या हारना हो या काशी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो कम जाना है, ये शुद्ध और शुद्ध जातिवादी राजनीति का परिणाम है। उसके अतिरिक्त और इसमें कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत मैं मान सकता हूं कि नाराजगी होगी तो कितना जाकर के आता है, जो भी 50,000, 60,000, 1,000, लेकिन जातिवादी राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व पर इसको भी क्लियर करना चाहिए। हमारे यहाँ तो चूंकि हम सब खबरों को कम से कम साफ कर देते हैं कि ये सच है और ये नहीं है। अयोध्या हारी। देखिए, एक तो वो अयोध्या लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती है, फैजाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती है। उसमें बताया गया कि अयोध्या विधानसभा जहां राम मंदिर है वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है। लेकिन जो लोग, ये जो अभी त्रिपाठी जी ने बताया कि अयोध्या विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जीती है, पूरा फैजाबाद लेकिन हार गई है, तो इसको इस तरीके से ना प्रोजेक्ट किया जाए कि हिंदुओं ने वहां भाजपा को हरा दी। तो ऐसा तो है नहीं कि बाकी फैजाबाद में हिंदू नहीं रहते। देखिए, एक तो ये कि पहले ये भ्रम अच्छा किया आपने पूछा। ये कई लोग कहते हैं ना, जैसे ही इस तरह का चुनाव होता है, और मैं बार बार ये कहता हूं, फिर से दोहराना जरूरी समझता हूं कि मुश्किल ये कि हिंदू सबसे पहले इसके ट्रैप में आता है। वो राम मंदिर में जा रहा है, 47-48 डिग्री टेम्परेचर में जलते हुए पत्थर पर पैर रखते हुए वो रामलला के दर्शन कर रहा है। वो कह रहा है कि बड़ा सुंदर काम हो गया, हमारे जीवन काल में हो गया, ये हमने सोचा नहीं था। लेकिन उसको जब वीडियो दिखता है कि कोई औरत रो रही है, मेरी दुकान तोड़ दिया, मेरा घर तोड़ दिया, तो यहां नैरेटिव बनता है कि इसकी वजह से अयोध्या हार गए। अयोध्या उसकी वजह से नहीं हारे हैं। जितने लोग जो अयोध्या और काशी दोनों जगह, चूंकि मैं निजी तौर पर भी जानता हूं, अयोध्या का मुझे ये नहीं पता है किसको क्या मुआवजा मिला, हालांकि उसके भी आंकड़े आ रहे हैं। काशी का तो मैं आंकड़े भी जानता हूं कि जिसकी जमीन की कीमत 50 लाख हो जाएगा, 1 करोड़ दिया गया। लेकिन अयोध्या विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपी बिल्कुल जीती है, और जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं उसकी वजह से कुछ ऐसी गड़बड़ नहीं हुई है। छिटपुट नाराजगी तो जिसका भी हाईवे के किनारे रहेगा, बढ़िया जमीन नहीं, मैं उसमें जा ही नहीं रहा, तो जाएगा। उन्होंने बनारस के लिए कहा जातिवाद चल गया, लेकिन जातिवाद तो पूरे यूपी में चला। लेकिन उस जातिवाद को अगर चलने दिया गया या चल गया तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। उसके कार्यकर्ता, उसके नेता क्या कर रहे थे? इतना बड़ा भाई, वहां तो नरेंद्र मोदी भी थे, योगी आदित्यनाथ भी थे, इतना बड़ा सिस्टम था, क्यों नहीं वो काम कर पाया? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, कि नहीं पूछा जाएगा? प्रशासन अगर आपके साथ नहीं काम कर रहा है, कई जगह कहा गया कि भाजपा के खिलाफ प्रशासन ने काम किया, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? बनारस देश का प्रधानमंत्री चुन रहा है
और अब आप कहेंगे कि सब एग्जिट पोल वगैरह सब फेल हो गए जी। सरकार तो मोदी जी की बनी ना, प्रधानमंत्री तो मोदी जी बने ना। उस वक्त तो पूरा माहौल यही देश में चल रहा था ना कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार आ रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद क्यों वहां जातिवाद हावी हो गया उस इलेक्शन पर? प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन पर भी जातिवाद हावी हो गया। और दूसरी बात भाई, वो लोग क्यों खिलाफ हो गए? जातिवाद ही चल गया, मैं मान रहा हूं जातिवाद चल गया। प्रधानमंत्री सबके ऊपर होता है। देखिए, मुझे लग रहा है सौरभ जी, उत्तर प्रदेश का जो परिणाम रहा, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वाराणसी, उसका बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम आया है। मतलब किसी की भी कल्पना नहीं रहोगी कि इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी 1,51,442 वोटों से वहां जीतेंगे। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश का भी पूरा चुनाव परिणाम अगर देखेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आकर टिकती है तो सिर्फ एक जातिवाद का कारण नहीं हो सकता कि सिर्फ जाति चली है। भाई 2014 में आप जातिगण समीकरण सेट कर लेते हो, 2019 में आप जातिगण समीकरण सेट कर लेते हो, उससे बेहतर जातिगत समीकरण आपने 2024 में सेट किए थे कि आपको 80 के 80 सीटें जीतने का काशी की ही टारगेट बात करते हुए, जो मैं आपने बिल्कुल सहमत हूं आपसे। मैं सब कुछ चला है प्रधानमंत्री से ऐसी कोई नाराजगी कोई वजह नहीं। अपने सांसद से प्रधानमंत्री के तौर पर काशी का काया पलट हुआ, सबने हमने देखा है। कोई नाराजगी हो ऐसी इसको कोई वजह नहीं। जातिवाद चल गया, अगर वहां पर चल गया तो आपका संगठन क्या कर रहा था? अगर आप बाकी यूपी में कहते हो कि कार्यकर्ता नाराज थे कि हमारी पूछ नहीं हो रही है, कम से कम बनारस में तो वो स्थिति नहीं हो सकती, तो फिर क्या हुआ बनारस में? देखिए, मुझे लगा एक तो बहुत अति जो होता है ना आत्मविश्वास कि हमारे सामने कोई विपक्ष है ही नहीं, हम भी जीतने वाले हैं। जिस तरीके से 2014 2019 का परिणाम आया, जिस तरीके से 2017 में सरकार बनाई, जिस तरीके से 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, जिस तरह नगरीय निकाय चुनाव का परिणाम आया, और मोदी और योगी के इतने बेहतर काम होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को ये लग रहा था कि विपक्ष तो सामने ही नहीं, जनता कहां जाएगी, वो तो हमें ही करना है।